अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जो मेरा टॉपिक चल रहा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स। ठीक है ना। तो बेटा कल हमने पढ़ा हेड्राइड्स के बारे में। हेड्राइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स जो हमने शुरू किया था उसमें जो पहले दो कैरेक्टर है दैट इज बेसिक नेचर एंड थर्मल स्टेबिलिटी, उसको हमने डिस्कस किया। तो आज थर्ड कैरेक्टर है हेड्राइड्स का दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। तो आज हम बात करेंगे बेटा रिड्यूसिंग नेचर के हवाले से। अगर हम देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर क्या है तो मैं सिंपल इसको ऐसे लिखूंगा, इट इज टेंडेंसी ऑफ गिविंग टेंडेंसी ऑफ गिविंग हाइड्रोजन tendency of giving hydrogen reducing that is reducing nature। ठीक है ना। तो एक हाइड्राइड में कितनी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को देने की, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेटा वी हैव NH3 अमोनिया, वी हैव फास्फीन, वी हैव आर्सिन, वी हैव स्टबीन एंड वी हैव बिस्मथीन। ठीक है ना। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप बेटा तो ये रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम बेटा जाएंगे डाउन द ग्रुप तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है EH जो बॉन्ड है हमारे पास उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप। तो जब हम जाएंगे फ्रॉम अमोनिया टू BiH3 तो क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूसिंग नेचर क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि बेटा जो है स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड दैट डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड डिक्रीजेस। तो स्ट्रेंथ जो है बेटा EH बॉन्ड की वो डिक्रीज हो जाती है जब हम जाएंगे फ्रॉम अमोनिया टू BiH3 डेफिनेटली। तो अमोनिया में से हाइड्रोजन को निकालना ये मुश्किल है एज कंपेयर टू BiH3। ठीक है ना। तो BiH3 हमें जल्दी हाइड्रोजन देगा। ठीक है ना। इसका मतलब है ये दूसरे को जल्दी किसी चीज को जल्दी रिड्यूस करेगा। ठीक है ना। क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट्स रिडक्शन, तो ये किसी चीज को जल्दी रिड्यूस करेगा। तो इस एतबार से जो अमोनिया है बेटा ये है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम बात करेंगे बेटा BiH3 की, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे बेटा अमोनिया की, ये है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बात करेंगे BiH3 ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा। तो रिड्यूसिंग नेचर के हवाले से हमने ये बोला कि ये है टेंडेंसी ऑफ गिविंग हाइड्रोजन, एक हाइड्राइड के पास कितनी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को देने की, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है ना। तो उसका नाम है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग करेक्टर। तो जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ, ठीक है ना, सॉरी फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथीन, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है BiH3 जल्दी हाइड्रोजन देगा एज कंपेयर टू अमोनिया। इस एतबार से जो अमोनिया है ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इस एतबार से जो BiH3 है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट क्वेश्चंस में से, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, ये है व्हाई इज BiH3 the strongest reducing agent among all the headrates of group 15। तो अब हमें पूछा जा रहा है BiH3 क्यों strongest reducing agent है, जरा बताओ आप। अब ये बताओ BiH3 क्यों strongest reducing agent है। BiH3 इस एतबार से strongest reducing agent है क्योंकि BiH3 में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है ना। तो BiH में जो BiH बॉन्ड है वो वीक है, तो डेफिनेटली BiH3 जल्दी जल्दी हाइड्रोजन देगा, तो सो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड, ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड। ठीक है ना। तो आप इसका जो ट्रेंड है वो ऐसे लिखोगे, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस due to decrease in the strength of EH bond on moving down the group। So on moving down the group reducing nature increases। reducing nature क्यों increase हो जाता है, क्यों increase हो जाता है reducing nature? because
EH बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको सम अप करने के लिए हम यूं लिख सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं। तो सम अप करने के लिए हम बेटा इसको यूं लिख सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, reducing nature of hadrides, increases, क्यों? due to decrease in the strength of EH बॉन्ड, ठीक है ना। तो उस एतबार से जो ऑर्डर होगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दैट इज NH3 हमारे पास है, फॉस्फीन PH3 हमारे पास है बेटा, ASH3 आर्सिन है हमारे पास है, एंटोमिन हमारे पास है, सॉरी स्टिबीन हमारे पास है, बिस्मथीन BiH3, ठीक है ना। तो इनमें से कौन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑर्डर यूं होगा। तो BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, जब हम जाएंगे फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथीन। सो दिस वाज द रिड्यूसिंग नेचर। नाउ वी हैव द फोर्थ एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे फोर्थ, तो लास्ट कैरेक्टर हाइड्राइड्स का दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे फोर्थ एंड द लास्ट कैरेक्टर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट, तो जो ट्रेंड यहाँ पे है वो कुछ ऐसे है। ये है हमारे पास अमोनिया NH3 है, ये है PH3, ये है ASH3 बेटा, ये हमारे पास SbH3 है, ये है BiH3, ठीक है ना। तो अमोनिया के बगैर एक्सेप्ट NH3, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इंक्रीजेस, एक्सेप्ट दिस बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम PH3 टू BiH3, ये इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम PH3 टू BiH3। सो एक्सेप्ट NH3 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू, क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो पहले हम वैल्यूज देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें मालूम हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन यहाँ पे है 238.5 बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू है 185.5, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू है 210.6, 254.6, 290, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 290। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू है फॉर अमोनिया। तो अमोनिया के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है ये ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द ग्रुप में जो ट्रेंड है बेटा वो क्या है, वो ये है कि जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मथीन। क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो अमोनिया का ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू फॉस्फीन, वो भी हम देखेंगे। तो जब हम जाएंगे फ्रॉम PH3 टू BiH3, जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, तो क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, वंडरवाल्स फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। जब वंडरवाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट अमोनिया के बगैर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो मैं लिखूंगा अब रेड से, ड्यू टू increase in magnitude of van der Waals force। अब van der Waals फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्स है जो है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट अमोनिया, अब ये बात करेंगे हम कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा क्यों है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया NH3 is more than phosphine, it is more than PH3 ड्यू टू, क्योंकि इसमें होती है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि इसमें होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया है, ये ज्यादा है किससे ज्यादा है? फॉस्फीन से। तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का फॉस्फीन से ज्यादा है, फर्स्ट जो मेंबर है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अमोनिया में जो है नाइट्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस एतबार से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी पॉसिबिलिटी है, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, उस एतबार से जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बेटा, टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। टेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला है बेटा वो क्या है? वो है PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, वाई? तो यही आपसे पूछा जा रहा है, वाई जो PH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम है। अब क्यों कम है? तो हमने आंसर लिख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन PH3 ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर आप यूं लिख सकते हो, PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, PH3 में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है, वो एब्सेंट है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू अमोनिया। इस एतबार से आप लिखो या इस एतबार से लिखो, एक ही कंसेप्ट है, ठीक है ना, एक ही आंसर है, ठीक है ना। तो ये था जो हमारा टॉपिक चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स। तो बेटा जो है हेड्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। तो पहला जो कैरेक्टर है बेसिक नेचर, उसमें हमने देखा ट्रेंड क्या है, तो थर्मल स्टेबिलिटी के हवाले से हमने ट्रेंड देखा, रिड्यूसिंग नेचर के हवाले से हमने ट्रेंड देखा, तो बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से हमने ट्रेंड देखा, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स। इस एतबार से जो ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स ये खत्म हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैं, तो उस एतबार से मैं रिपीटेडली आपको ये बताता हूँ कि आप यू हैव टू कमिट, ठीक है ना। तो आपको कमिट करना है, क्योंकि आपको पता है क्यों कमिट करना है, मैंने बार बार आपको ये बताया इस एतबार से कि जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये बाईपोलर प्रोसेस है, ओवरऑल ये ट्राईपोलर प्रोसेस है। तो अगर हम बात करेंगे क्लासरूम सिचुएशन में, तो ये बाईपोलर प्रोसेस है। डेफिनेटली यहाँ से टीचर को भी बोलना है, तो स्टूडेंट्स को भी वापस, ठीक है ना, इंटरेक्ट करना है टीचर के साथ, तब जाके मालूम हो जाएगा कि ये फ्रूटफुल है क्या नहीं। डेफिनेटली, ठीक है ना। तो उस एतबार से आप बीच बीच में अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि कमेंट करना, ठीक है ना, तो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, वैसे तो ये आसान है, 1 मिनट चाहिए आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 1 मिनट नहीं है बेटा, फिर भी कोई बात नहीं, तो बीच बीच आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किस एतबार से? क्योंकि मुझे मालूम हो जाएगा कि हाँ मुझे किस एतबार से इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, यू हैव टू बी पेशेंट, पीपल ऑफ बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। तो आपको सब्र करना है, तो इसमें टाइम लगेगा, मगर इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, तो उस एतबार से इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो घर बैठकर आराम से आप कॉपी मेंटेन कर सकते हो। आप पी ब्लॉक इसका जो इसका जो मटेरियल है, ठीक है ना, तो उसको आप अपने कॉपी पे लिख सकते हो आराम से, तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना, बोथ फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो टेक्स्ट क्वेश्चंस है टॉपिक के हवाले से क्या क्या टेक्स्ट क्वेश्चंस है, तो इनको हमें आंसर कैसे देना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड के हवाले से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड्राइड्स इसको हमने खत्म किया। तो अब हम चलेंगे जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है ना, दैट इज हेलाइड्स, दैट इज हेलाइड्स। हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज हेलाइड्स। तो हेलाइड्स वो भी बड़ा टॉपिक है, तो उसको देखेंगे कितना हम कंप्लीट कर सकते हैं आज। दैट इज हेलाइड्स, दैट इज हेलाइड्स, ठीक है ना। अगर हम हेलाइड्स की बात करेंगे बेटा, अगर हम हेलाइड्स की बात करेंगे, अगर हम हेलाइड्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है हमारे पास है, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। तो एलिमेंट ई हो सकता है बेटा, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है बेटा, ये जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है, ये दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, ठीक है ना। तो एक जो टाइप है दैट इज दे ये बनाते हैं ट्राइहैलाइड्स, दे फॉर्म ट्राइहैलाइड्स। तो दूसरा टाइप है दे फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, ठीक है ना। तो ये है बेटा ट्राइहैलाइड्स, ये बनाते हैं ट्राइहैलाइड्स। दूसरा टाइप जो है ये बनाते हैं पेंटाहैलाइड्स, ठीक है ना बेटा। तो ये ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं, पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं।
तो हम देखेंगे आज ट्राई हैलाइड्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना, ट्राई हैलाइड्स। तो हम देखेंगे ट्राई हैलाइड्स के बारे में। तो इसको मैं रब करूंगा, ठीक है ना। तो ट्राई हैलाइड्स के बारे में हम देखेंगे। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक बेटा, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना, सभी ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है ना, सभी ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। तो नाइट्रोजन जो ट्राई हैलाइड बनाएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो ट्राई हैलाइड्स बनाएंगे वो हम लिखेंगे। तो फ्लोरीन के साथ NF3 बनेगा, NF3, ठीक है ना। तो इसको मैं रेड से लिखूंगा। तो फ्लोरीन के साथ नाइट्रोजन बनाएगा NF3, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास है ये बनाएगा NCl3, NBr3 एंड ये बनाएगा Ni3। ये है ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही फास्फोरस के साथ फ्लोरीन बनाएगा PF3। ऐसे ही ये है PCl3, PBr3 एंड PI3, ठीक है ना। ऐसे ही आर्सेनिक बनाएगा AsF3, ये बनाएगा AsCl3, ये बनाएगा AsBr3 एंड AsI3, ठीक है ना। ऐसे ही एंटीमनी बनेगा SbF3, SbCl3, SbBr3 एंड SbI3। ऐसे ही Bi बनेगा BiF3, ठीक है ना, BiCl3, BiBr3 एंड BiI3, ठीक है ना। तो बेटा अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग ट्राई हैलाइड्स, तो ट्राई हैलाइड्स कैसे बनते हैं, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। तो इनकी सिंपल प्रिपरेशन है बेटा, दे डायरेक्टली कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। दीस एलिमेंट्स दे डायरेक्टली कंबाइन विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो हमारे पास है नाइट्रोजन, ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये बनाएगा NCl3। तो बन गया हमें ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स ट्राई क्लोरीन के साथ जो है ट्राइक्लोराइड बन गया नाइट्रोजन का, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डालेंगे 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे डालेंगे 3 2 जा 6। तो ये है प्रेपरेशन के हवाले से, दे डायरेक्टली कंबाइन विद द हैलोजेंस टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ट्राई हैलाइड्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की, तो नाइट्रोजन जो ट्राई हैलाइड्स बनाता है, ये एक ही ट्राई हैलाइड इसका स्टेबल है, ये एक ही ट्राई हैलाइड इसका स्टेबल है। रेस्ट ऑफ द ट्राई हैलाइड्स, इसके जो बाकी ट्राई हैलाइड्स है, ये बेटा अनस्टेबल है। इसके जो बाकी ट्राई हैलाइड्स है ये अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल क्यों है, इसके ट्राई हैलाइड्स क्यों ये अनस्टेबल है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन एटॉमिक साइज, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे NF3, तो NF3 में नाइट्रोजन फ्लोरीन के दरमियान जो साइज डिफरेंस है वो कम है, लेकिन NCl3, NBr3, Ni3 में जो साइज डिफरेंस है बेटा वो बहुत ज़्यादा है। इस एतबार से जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो ट्राई हैलाइड्स बनाता है बेटा, तो इसका जो पहला ट्राई हैलाइड है NF3, ये स्टेबल है, तो रेस्ट ऑफ दी ट्राई हैलाइड्स दे आर अनस्टेबल, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, तो अब हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, ठीक है ना। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हाइड्राइड्स की जैसे, उसके जैसे स्ट्रक्चर है इनकी, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा जो हाइड्राइड्स की स्ट्रक्चर होती है दैट इज पैरामिडल। तो यहाँ पे भी जो सेंट्रल एलिमेंट है E, ठीक है ना, तो यहाँ पे X है बेटा, यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज पैरामिडल, इनकी स्ट्रक्चर भी बेटा पैरामिडल है। तो इसमें भी जो सेंट्रल एलिमेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। इसमें भी जो सेंट्रल एलिमेंट है वो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्राई हैलाइड्स के हवाले से बात चल रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर पैरामिडल है, एलिमेंट जो है सेंट्रल एलिमेंट वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें देखेंगे अगर हम बात करेंगे, चूंकि इनमें लोन पेयर होता है, ठीक है ना, दे विल एक्ट एज लिविस बेस, ठीक है ना। सो दे एक्ट एज लिविस बेस, दे एक्ट एज लिविस बेस। तो ये जो है
ये एक्ट करते हैं एज लिविस बेस, क्योंकि इनमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है अवेलेबल फॉर डोनेशन, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन में जो बेसिक ऑर्डर है दैट इज Ni3, ये ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू Nbr3, ये ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू Nf3, ठीक है ना। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन पे है, यहाँ पे फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डेफिनेटली, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएगी फ्लोरीन की ओर, तो वो ज्यादा अवेलेबल नहीं होगी फॉर रिलीज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो ड्रिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स फ्लोरीन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे Br में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे आयोडीन की तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार है, तो यहाँ पे ज्यादा इजीली अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, डोनेशन के लिए। तो बेसिक करेक्टर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक ऑर्डर जो है वो ये है इनके सब ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सो एक्सेप्ट NF3 के बगैर ये सब एज लिविस लिविस एसिड भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एक्सेप्ट दिस NF3, सॉरी, और एक्सेप्ट दीज ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बगैर, क्योंकि जो ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है ना, तो वो एक्ट करते हैं एज लिविस एसिड एज वेल। सो दे एक्ट एज लिविस बेस, सभी एक्ट करते हैं एज लिविस बेस। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा ट्राइहैलाइड्स ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है ना, तो वो बोथ एक्ट करते हैं एज लिविस बेस एज वेल एज लिविस एसिड, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट यूजुअली हम बात करेंगे NF3 की, क्योंकि इसका NF3 ही स्टेबल होता है, ठीक है ना, इस एतबार से। सो एक्सेप्ट NF3 जो इसका स्टेबल ट्राइहैलाइड है, एक्सेप्ट दिस ऑल ट्राइहैलाइड्स दे एक्ट बोथ एज लिविस एसिड, they act both as Lewis acid as well as Lewis base। ये Lewis acid भी एक्ट करते हैं बेटा, Lewis base भी एक्ट करते हैं, ठीक है ना। they act both Lewis acid as well as Lewis base, ये Lewis acid भी एक्ट करते हैं, Lewis base भी एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस एतबार से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास है बेटा हमारे पास है SbF3, ठीक है ना। तो ये कंबाइन हो जाएगा F डाई नेगेटिव के साथ ट्वाइस, तो हमें मिलेगा SbF5 डाई नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो SbF3 है, ये एक्ट करेगा एज लिविस एसिड, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो F डाई नेगेटिव जो है ये एक्ट करेगा एज लिविस बेस, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ट्राइहैलाइड ने एक्ट किया लिविस एसिड, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ट्राइहैलाइड्स की, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ट्राइहैलाइड्स की, यहाँ पे वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हेलोजन की, दैट इज द ऑर्डर वुड बी लाइक दिस, PCl3 ग्रेटर देन PBr3 ग्रेटर देन Pi3, ठीक है ना। तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और एसिडिक ऑर्डर ऑफ ट्राइहैलाइड्स, ठीक है ना। तो और जो एक इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन जो ये ट्राइहैलाइड्स दिखाते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो बेटा हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, ठीक है ना। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स की इम्पोर्टेंट रिएक्शन दैट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो ट्राइहैलाइड्स की इम्पोर्टेंट रिएक्शन दैट इज हाइड्रोलिसिस, बेटा एक्सेप्ट NF3 and PF3, all trihalides they are hydrolyzed by water, तो अगर हम बात करेंगे बेटा NF3 और PF3 के बगैर सभी जो ट्राइहैलाइड्स है दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। अब ये वाटर से हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता है, ठीक है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट
d orbitals. तो याद रखो why NF3 is not hydrolyzed by water due to absence of vacant d orbitals. Why PF3 is not hydrolyzed by water due to, हम ऐसे लिखेंगे इसको, as PF bond is more strong than PO bond which is to be formed. ठीक है ना? तो PF3 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता है? क्योंकि इसमें जो PF बॉन्ड है बेटा ये ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू PO बॉन्ड विच इज टू बी फॉर्मड. जो बनने जा रहा है बॉन्ड दैट इज PO बॉन्ड, ठीक है ना, वो वीक बॉन्ड है. तो PF बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसको ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है. दैट्स वाई NF3 एंड PF3 ये दोनों जो है ये अब हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं दिखाते हैं, मैंने दोनों के लिए रीजन लिखा है, ठीक है ना. तो रेस्ट ऑफ द ट्राइहैलाइड्स दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर. जो बाकी जो ट्राइहैलाइड्स है ये हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर से, ठीक है ना. तो केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पे हम देखेंगे. तो हमारे पास है बेटा NCl3. तो पहला जो ट्राइहैलाइड है यहाँ पे दैट इज NCl3. तो हमारे पास है NCl3, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ. तो हमें मिलेगा बेटा यहाँ पे हमें मिलेगा HClO प्लस हमें मिलेगा NH3, ठीक है ना. ऐसे ही हमारे पास है PCl3, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ. तो हमें मिलेगा बेटा H3PO3 प्लस हमें मिलेगा HCl. ऐसे ही हमारे पास है AsCl3, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ. तो हमें मिलेगा बेटा As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है ना. तो अब हम इन रिएक्शंस को पहले बैलेंस करेंगे बेटा, इनको पहले बैलेंस करेंगे. देखो ये है पहली रिएक्शन, ये है दूसरी, ये है तीसरी. तो पहली रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बेटा. तो यहाँ पे है 3 टाइम्स क्लोरीन, तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स क्लोरीन, बन गया, ठीक है ना. तो अब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन बन गए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स ऑक्सीजन. ऐसा करने से 3 2 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन, हो गई ये रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना. अब है PCl3 प्लस H2O गिव्स H3PO3. ये है, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड. ये है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना. तो ये है फास्फोरस एसिड बेटा, यहाँ पे फास्फोरस एसिड, ठीक है ना. ये है फास्फोरस एसिड बेटा. ये है आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है ना. इसको बैलेंस करिए आप. यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे डालेंगे 3 बेटा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे डालेंगे 3 टाइम्स ऑक्सीजन. तो ऐसा करने से हाइड्रोजन बन गए 6, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गई 6 हाइड्रोजन. ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है ना. अब रिएक्शन नंबर 3 जो है बेटा AsCl3 प्लस, इसको बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे As2 है, ट्वाइस है आर्सेनिक, तो यहाँ पे डालेंगे हम आर्सेनिक ट्वाइस है बेटा. तो यहाँ पे डालेंगे ट्वाइस, ठीक है ना. 3 2 6 क्लोरीन बन गए. तो यहाँ पे डालेंगे 6 टाइम्स क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे डालेंगे हम 3 2 6 हाइड्रोजन. ऐसा करने से ऑक्सीजन बन गए 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है ना. तो अब अगर हम बात करेंगे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की SbCl3 एंड BiCl3, ये बनाते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे फॉर्म ऑक्सीक्लोराइड्स. ये बनाते हैं ऑक्सीक्लोराइड्स. इनकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वो रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है ना. तो इनकी हाइड्रोलिसिस जो होती है रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस होती है. ये बनाते हैं ऑक्सीक्लोराइड्स. क्या बनाते हैं? ऑक्सीक्लोराइड्स. तो यहाँ पे बेटा हम देखेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है ऑक्सीक्लोराइड्स के हवाले से. ये है SbCl3 प्लस H2O, हमें मिलेगा SbOCl प्लस हमें मिलेगा HCl, ठीक है ना. हमारे पास है BiCl3 प्लस H2O, तो बेटा हमें मिलेगा BiOCl प्लस HCl. इसको बैलेंस करेंगे. यहाँ पे 3 टाइम्स क्लोरीन है, एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे डालेंगे ट्वाइस क्लोरीन, ठीक है ना. तो हाइड्रोजन बन गए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हो गई ये रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना. तो ऐसे यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे डालेंगे 2, बन गए 2 और 1 3 क्लोरीन, ठीक है ना. तो बेटा बिस्मथ 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 3 है. तो ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है ना. तो ये ऑक्सीक्लोराइड्स बन गए यहाँ पे. तो ये है एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, ये है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड. ये है बेटा
एंटमनी ऑक्सीक्लोराइड, ये है एंटमनी ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, ये बेटा बिस्मथ, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ये है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड का निकनेम जो है बेटा दैट इज पर्ल वाइट, दैट इज पर्ल वाइट, ठीक है ना, दैट्स पर्ल वाइट, ये इसका निकनेम, ठीक है ना। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडराइड्स के बारे में बात की। तो हमने हैलाइड्स शुरू किया, तो इसमें जो ट्राई हैलाइड्स है उसको हमने कंप्लीट किया। सो एक्सेप्ट वन थिंग, तो एक बात है दैट इज रिगार्डिंग दी आयोनिक कैरेक्टर। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन है एन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो सभी ट्राइहैलाइड्स तो हम एक लेंगे यहाँ पे, ये बनाएगा NCl3, ये बनाएगा PCl3, ये बनाएगा AsCl3 बेटा, ये बनाएगा SbCl3, ये बनाएगा BiCl3, ये बनाएगा बेटा BiCl3। तो हम लिखेंगे ऐसे, ये बनेगा BiCl3। अगर हम बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर की, वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, इसका मतलब ये जो है ये ट्राइहैलाइड जो है ये आयनिक है, रेस्ट दे आर कोवेलेंट, इसका मतलब है आयनिक कैरेक्टर जो है ट्राइहैलाइड्स का वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। तो BiCl3 जो है बेटा ये आयनिक है, रेस्ट जो है दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है ना, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्राइहैलाइड्स। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक जो होगा that would be pentahalides, so this was all about today's lecture. Thanks for watching. Please do subscribe my channel, that's Race Chemistry, for more video lectures. Thanks for watching.